हेलो बहादुर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम और आप दोनों लोग एसएससी जेईई मैकेनिकल 2023 का स्पर्धा बैच में हैं, जो कि यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का एक ऑनलाइन कोर्स है, मैकेनिकल का कोर्स है। जैसे आपको मालूम है, हमारी एकेडमी, हमारी ये संस्था, हमारी ये कोचिंग संस्था लखनऊ में है और आलमबाग एरिया में है। 2017 से हम लोग यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर के जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, सभी के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। अभी भी इस समय भी इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। बच्चे झूम के तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं। और हम लोग इस समय मैकेनिकल के स्पर्धा बैच में हैं। आइए देखें स्पर्धा बैच क्या है, उसके बाद जो टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है उसमें आते हैं। तो स्पर्धा बैच मैकेनिकल एसएससी जेईई 2023 के लिए बनाया गया है, बाईलैंग्वेज है। अगर आपको इसे ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाएंगे, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐसा एक लोगो आपको दिखाई पड़ेगा, सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे। बहुत सारे उसमें वीडियोज हैं, डेमो के तौर पे हैं, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट वगैरह है, बहुत सारे टेस्ट उसमें लगभग फ्री है आपके लिए। टेस्ट दीजिए और वीडियोज देखिए। अगर पढ़ाना, पढ़ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको समझ में आता है तो जरूर कोर्स को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करते समय भूलिएगा नहीं, ये मैं आपको एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। इसको यूज करने से, वहां पे अप्लाई करने से आपको फीस में 20% का एक अच्छा खासा सा रिबेट मिलेगा। इसको भूलिएगा नहीं। अच्छा, स्पर्धा बैच में जो टीम है आपके पीछे खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी है, आप हैं वाकिर रस्तोगी सर, जो कि आपको इस बैच में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के सब्जेक्ट आप वाकिर रस्तोगी सर से पढ़ेंगे। गौरव ओझा सर है जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने के लिए और मशीन डिजाइन पढ़ने के लिए। तो हम दोनों लोग मिलकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और अपना जो मंजिल है जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई करने का, वो पूरा किया जाएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं आपको मालूम है, इसमें मैकेनिक्स कोर्स चल रहा है और मैकेनिक्स में ट्रस कोर्स, ट्रस चैप्टर को स्टार्ट किया गया था, शायद कुछ दिन हो गए। इसमें हम लोगों ने ज्वाइंट मेथड्स को समझा, सीखा, हाउ टू सॉल्व द ट्रस बाय द ज्वाइंट मेथड। और इसको करने में कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाए गए हैं, तो उसको एक बार रिकैप करते हुए आगे चलेंगे। और आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रस को सेक्शन मेथड से सॉल्व करना। ओके, चलिए। तो अभी तो जो कुछ देखा गया, ट्रस को समझा बूझा गया ढंग से, ये सब कुछ सीखते हुए ट्रस में जो एजम्पशंस यूज करने थे वो आपके सामने है। डिस्कशन हुआ था ढंग से, बहुत आराम से डिटेल में इसके बारे में चर्चा हुई थी। फिर ये ट्रस के टाइप्स बात हुई थी कि प्लेन ट्रस है, स्पेस ट्रस है। प्लेन ट्रस अपने सिलेबस में है, स्पेस ट्रस सिलेबस में नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रस को और क्लासिफाई किया गया था, जिसमें परफेक्ट ट्रस, इम्परफेक्ट ट्रस किया गया था। और इम्परफेक्ट ट्रस में दो टाइप के निकल के आए थे, डिफिशिएंट और रिडेंडेंट। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, समझा गया था। फिर आगे बढ़ते हुए चले तो ये बात आई थी कि सबसे छोटा, सबसे चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा ट्रस क्या पॉसिबल है। तो पता चला कि ट्रायंगल ही पॉसिबल है, ट्रायंगल से छोटा कोई ट्रस पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको हम बेसिक ट्रस के नाम से भी जानते हैं, है ना, बेसिक ट्रस के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है कि ट्रस के एनालिसिस की। आज चर्चा यहीं से शुरू होगी। ट्रस की एनालिसिस हम लोगों ने ज्वाइंट मेथड से करके समझा गया था, उसको थोड़ा समझेंगे और फिर आते हैं कि आज ट्रस की एनालिसिस सेक्शन मेथड से कैसे करेंगे। तो बात ये समझ में आ गई थी कि ट्रस की एनालिसिस करने का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि हमें ट्रस को बनाना है, डिजाइन करना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रस के हर मेंबर में कितना फोर्स है। एनालिसिस का मतलब यही होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि हम किसी बड़े सिस्टम में जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स उसमें हैं, उन सबको अलग 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 करके उसका अध्ययन करें। इसी को कहते हैं विश्लेषण। तो ट्रस्ट की एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम ट्रस्ट के हर मेंबर में कितना फोर्स है, टेंशन में है या कंप्रेशन में है, ये निकालें। क्यों निकालें, जब निकाल लेंगे तभी तो बना पाएंगे कि ट्रस्ट का मेंबर किस मटेरियल का बनाया जाए, कितना उसका साइज हो, थिकनेस कितना लिया जाए, है ना। तो इस ये मकसद था। तो ज्वाइंट मेथड से सीखा गया। एक था अपने पास मेथड ऑफ ज्वाइंट, है ना, लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, मेथड ऑफ ज्वाइंट। इसमें आपने कहा था कि इसमें हम लोग
एक ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया गया था कि ये जो ज्वाइंट बनाया गया ज्वाइंट बी, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो जो ट्रस का रिएक्शंस निकाल लिया, ये तो कर ही चुके हैं हम लोग। ट्रस को देखते ही क्या करेंगे, उसके रिएक्शंस निकालेंगे। दूसरा काम क्या होगा, ट्रस के मेंबर को टेंशन में एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि अब मेथड कौन सा यूज किया जाए, क्योंकि रिएक्शन की जरूरत और टेंशन में एज्यूम करने की जरूरत, ये तो दोनों ही मेथड में है। तो पहला काम रिएक्शन निकालना, दूसरा काम फिर सभी मेंबर को टेंशन में एज्यूम करना। फिर तीसरा काम है कि इस मेथड से करना है कि इस मेथड से करना है। अगर इस मेथड से करते हैं तो किसी भी ज्वाइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। देखिए ये ज्वाइंट बी का इक्विलिब्रियम लिया गया, तो मैंने ये फोटो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर क्या दिखाई पड़ा, तो दिखाई ये पड़ता है कि ये जो एक फोर्स सिस्टम दिख रहा है, और फोर्स सिस्टम कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि एक फोर्स सिस्टम कैसा दिख रहा है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिख रहा है। क्यों, एक ही बिंदु से सारे के सारे फोर्स जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो रेड वाले फोर्स हैं वो मेंबर के फोर्स हैं, और जो व्हाइट वाला F1 है इस पे लगाया गया लोड है। बात समझ में आ रही ना। जब ये हमारा एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो उसका ये ज्वाइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। अब जब इस ज्वाइंट पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इंपोज करते हैं, तो आपको मिलता क्या है, सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिलती हैं। अब यहाँ बात यह है कि जब इक्वेशन दो मिली हैं, तो मैथमेटिक ये कहती है, गणित ये कहती है कि दो इक्वेशन से हम तीन अननोन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है, यहाँ अननोन 3 है, P2, P7, P3, तो इस इक्वेशन से, इस मेथड से अभी ज्वाइंट बी को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ लिखा गया है, इसलिए हमारा फर्ज क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि दो ही इक्वेशन मिलेंगी हमें मालूम है, इसलिए हमें करना चाहिए कि ऐसा ज्वाइंट ढूंढे जहां केवल दो अननोन काम कर रहे हो, दो अननोन निकालने हो। तो ज्वाइंट ए और ज्वाइंट डी मिला था। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बड़े मन लगाकर 2 दिन में सॉल्व किया है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने किया होगा। अभी देखते हैं कुछ उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो आज इसी क्वेश्चन को, इसी न्यूमेरिकल को फिर से सॉल्व करना है, लेकिन सेक्शन मेथड से। अब जरा समझे सेक्शन मेथड क्या है, बहुत ध्यान से समझा जाए सेक्शन मेथड क्या है, ठीक है। तो सेक्शन मेथड को समझने के लिए कुछ तो साफ कर देना चाहिए, ठीक है जी। ज्वाइंट मेथड क्या था कि वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट। ज्वाइंट कहें या पॉइंट कहें वो एक ही बात है। लेकिन जब सेक्शन मेथड में आते हैं तो आप कहते हैं कि वी विल कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन। क्या करेंगे सेक्शन मेथड में, मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करेंगे, या सेक्शन मेथड कहें चाहे मेथड ऑफ सेक्शन कहें। अभी तक क्या था, इस ट्रस के एक ज्वाइंट को देख देख कर हम स्टडी करते थे। सेक्शन मेथड में ज्वाइंट नहीं देखेंगे, सेक्शन करेंगे। सेक्शन करने का मतलब काट देंगे, ट्रस को दो हिस्से में काट देंगे। बात समझ में आ रही ना। ट्रस को दो हिस्से में ब्रेक कर देना है, क्योंकि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो इसके दोनों हिस्से अलग अलग भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे, है ना। तो इसका यहाँ पर लिख ही ले हम लोग पहले कि सेक्शन मेथड में करेंगे क्या। इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे कॉन्सीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन, ठीक है ना। कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन। तो हमने पहले रिएक्शन निकाल के रखा हुआ है, सारे मेंबर को टेंशन में रखा हुआ है, एज्यूम करके माना हुआ है, दिखा है ना, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। रिएक्शन भी निकाल लिया है, उसके बाद टेंशन में भी मान लिया। अब हमारा काम क्या है कि इन फोर्सेस को निकालना है। तो ये जो हमने पहले तो ये जो गोला बना रखा था इसको खत्म कर दें, नहीं तो परेशान करेगा ये। चलिए देखिए जल्दी जल्दी हो जाए तो सही है, दिक्कत है। ये सर्किल नहीं है, है ना। जब इसको हम फोर्सेस निकाल लेंगे तब सर्किल बना दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे सफाई से इसको हटा दिया जाए, ठीक है। या इसको फिर से ही कर लें, ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब, ठीक है।
सपोज दैट ये हमारे पास क्वेश्चन था और कहा गया इसमें आप निकालिए फोर्सेज। तो पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन निकाल लेंगे। रिएक्शन निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही होंगी आपने निकाल के रख लिया, ये रिएक्शंस आपने निकाल के रख लिया। ये आरडी हो गया, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ये क्वेश्चन में हिंज दोनों तरफ दे दिया है ऐसे करके, ये आरडी हो गया और ये आर ए और आर एच। हम ये मान लें कि हमने रिएक्शन निकाल के रखा हुआ है। हमारे पास क्या क्या है, हमने रिएक्शंस निकाल ली है, ये ट्रस है। क्या करें दूसरा काम, एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन। अगला काम क्या है, सभी मेंबर को टेंशन में एज्यूम कर लिया जाए। देखिए ध्यान से, सबको टेंशन में एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब में ऐसे फोर्सेस दिखा दिए जाएं, ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे मेंबर टेंशन में हैं, ठीक है। नाम भी ले लेंगे, इसका नाम F1 मान लेते हैं, इसका F2 मान लेते हैं, इसका F3 मान लेते हैं, एंड सो ऑन, F4, F5, F6, F7, ठीक है। ऐसे कुछ हो गया। क्या कहा गया है, कॉन्सिडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन। जब आप कहते हैं कॉन्सिडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन, इसका मतलब क्या है कि पहले तो सेक्शन बनाइए। कैसे बनाएंगे, इसको दो हिस्से में काट लेंगे, है ना। और कैसे काटेंगे, तो काटेंगे ऐसे कि दो टुकड़े हो जाएं इसके, लेकिन केवल 3 लाइनें कटने पाए। 3 लाइनें का मतलब 3 मेंबर कटने पाए, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों 3 ही क्यों कटे। आप पूछोगे ना कि 3 क्यों कटे, 4 कट सकते हैं, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, मेरी बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए इसको मैं ट्रस को काटना चाहता हूं, तो सपोज दैट मैंने पकड़ा इसको ऐसे करके और यहां से ऐसे काट दिया। दिख रहा है ना कैसे काटा हुआ है। सपोज दैट इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ये लाइन देखिए मैंने काट दिया, 2 पार्ट में हो गया। कटने मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट इसके ऊपर वाला टुकड़ा हो गया, ऊपर दिख रहा है ना, इस लाइन के ऊपर जितना कुछ दिख रहा है, एक लाइन इसके नीचे दिख रहा है। तो बीम, ये ट्रस के 2 सेक्शन तो हो गए, लेकिन हुआ एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 मेंबर कट गए। 4 मेंबर कट गए तो समस्या है। क्यों समस्या है, अभी बाद में देखेंगे। इसका मतलब हम ऐसे नहीं काट सकते, तो कैसे काट सकते हैं जरा समझिए, कैसे काट सकते हैं। हाँ ऐसे काट सकते हैं, देखिए कैसे। हम चाहें तो इसको ऐसे काट सकते हैं, दिख रहा है ना, ऐसे काट सकते हैं। क्लियर हुआ, क्यों काट सकते हैं ऐसे बताता हूं अभी। ये देखिए मैंने इसको ऐसे काट दिया, अब इससे क्या फर्क पड़ा, ट्रस के 2 टुकड़े हुए, ट्रस के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इस लाइन के इधर है, एक टुकड़ा इस लाइन के इधर है, और केवल मेंबर कितने कटे हैं, तो 1 2 और 3, 3 ही मेंबर कटे हैं केवल। अब कर सकते हैं, चलिए। अब क्या हुआ कि कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन, इन दोनों सेक्शन में से, दोनों टुकड़ों में से किसी को भी लेकर आप स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए कौन सा सेक्शन लेना है ये आपको समझना है ना। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि कोई भी सेक्शन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन आपको लगता होगा कि छोटा वाला पार्ट देखिए इसमें कम दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा है, ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो छोटा ही ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। मन करे बड़ा लीजिए, मन करे छोटा लीजिए। तो कौन सा पार्ट लिया जाए, स्मॉलर पार्ट लिया जाए या बिगर पार्ट लिया जाए, ये चैट बॉक्स में मुझे आप बता दीजिए। किस पार्ट को लेकर आगे की कार्यवाही किया जाए जिससे कि समझ में आ जाए, स्मॉलर पार्ट या बिगर पार्ट, जल्दी से चैट बॉक्स में, है ना। इससे मैं जान जाऊंगा कि ऑडियो वीडियो भी क्लियर है, आप मुझे सुन भी रहे हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आइए, जरा देखिए तो। स्मॉलर पार्ट के साथ आगे बढ़े कि बिगर पार्ट के साथ, जल्दी बताइए, तब तक मैं अपने लिए स्पेस बना लूं। हाँ अच्छा, स्मॉलर और बिगर कौन सा होगा, गुड 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 गुड, ये बात आपने सही पूछा। देखो बेटा, स्मॉलर और बिगर मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर इस लाइन के इधर वाला टुकड़ा देखेंगे तो इसमें कुल मिला के क्या दिख रहा है, एक पूरा पूरा मेंबर है
और 3 मेंबर कटे हुए हैं, तो कुल मिला के 3 अधूरे और 1 पूरा, इतना ही तो मिला। इसके इधर देखते हैं तो 1 2 3 कंप्लीट मेंबर हैं और 3 अधूरे हैं, कटे कटे हैं। तो 3 कंप्लीट प्लस 3 अधूरे, 1 कंप्लीट प्लस 3 अधूरे, इसलिए इसको मैं स्मॉलर पार्ट कह रहा हूं, इसको बिगर पार्ट कह रहा हूं, है ना। आंसर निकलने में कोई समस्या है नहीं किसी से। तो अब यहां बात समझ में आ गई ना, स्मॉलर क्या है, बिगर क्या है। तो मुझे अब बताएं कि कौन से पार्ट से काम शुरू किया जाए। मतलब ऐसे कह लीजिए, राइट वाले पार्ट से कि लेफ्ट वाले पार्ट से, है ना। राइट वाले को मैं स्मॉलर कह रहा हूं, मेरे ऐसे खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड में है ना, जब बोर्ड, तो इसमें इसको मैं राइट वाला कह रहा हूं, इसको लेफ्ट वाला कह रहा हूं। बताइए, स्मॉलर या बिगर? जल्दी से, क्योंकि एक ही करेंगे, बाकी दूसरे वाले को फिर आप करिएगा अपने आप से। स्मॉलर, वेरी गुड, छोटा ही वाले पार्ट से करना चाहिए, है ना। आइए, चलो, स्मॉलर पार्ट जो आप कहते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ बेटा कि आपको करना क्या है। देखिए, कौन सी फोटो कॉपी करेंगे। स्मॉलर पार्ट का अर्थ हुआ कि इस लाइन के इधर वाले पार्ट को लेके करना है। इसका मतलब इस लाइन के जो इधर जितना पार्ट दिख रहा है आपको, यहां से लेके यहां तक, इसको यहां से कॉपी करें और यहां पे पेस्ट करें। फिर से कहां से कहां तक दिख रहा है ना, इस लाइन के इधर वाले पार्ट को। अब आते हैं इसको बनाने की तरफ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से बनाइएगा, गड़बड़ी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या दिख रहा है, एक लाइन ये दिखेगी ऐसे, ठीक है। ये कौन सा मेंबर है? ये वाला। इसका नाम क्या था? F1 F2 F3, इसका नाम F3 था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी लाइन क्या दिखाई पड़ेगी? ये ज्वाइंट हो गया हमारा। दूसरी लाइन क्या दिखाई पड़ेगी? अधूरी लाइन। रुकिए, पहले तो लाइन ही खींच दें जिसने इसको काटा था। कैसे कट किया था? तो देखिए, ये लाइन थी जिसने कट किया था, यही तो लाइन थी। यहीं से आपको दिख रहा है कुछ, एक लाइन यहां से इस तरफ आ रही है, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे आ रही है। कौन सी? ये वाली लाइन। ठीक, एक मेंबर ये है, अधूरा मेंबर है। फिर एक मेंबर यहां से यहां तक जाता है जो कि पूरा है, दिखा। और फिर यहां से ये वाला डी पॉइंट है। तो एक मेंबर, रुकिए जरा, ये हुआ, यहां से एक मेंबर और जा रहा है। डायग्राम पूरा होने दीजिए, तब समझ में आने लगेगा। ये इधर जा रहा है ऐसे करके, यही तो हुआ ना। देखिए, लाइन के इधर वाला पार्ट देखिए, यही कॉपी हुआ है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है जिस पे लोड लग रहा है, जिस पे लोड लग रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। इस पे 2 लोड लग रहे हैं, एक F2 और एक F3। एक लग रहा है F2 और एक F3। इस पॉइंट पे इधर लग रहा है F3 और ऊपर से नीचे लग रहा है F2, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं दिस इज F2 एंड दिस इज F3। और क्या फोर्स लग रहा है? ये जो ज्वाइंट डी दिख रहा है ना, जहां पे सपोर्ट लगा है, ये सपोर्ट वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। और इस पर एक रिएक्शन लग रही है, जो कि हमने निकाल लिया है पहले से, रिएक्शन निकाल कर रखा है ना। तो रिएक्शन लगी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है? RD। उसकी वैल्यू क्या है? RD। तो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लगा दिया है ये, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है RD। जितना ये व्हाइट कलर से लिखा हुआ है सब हमें मालूम है, सबकी वैल्यू मालूम है। F1 F2 फोर्सेस दिए जाएंगे, जो लोड लगाया जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, रिएक्शन निकालेंगे हम लोग। अब बचा क्या? देखिए, जो जो मेंबर कटे हैं, इस मेंबर का नाम क्या था? इसमें कितना फोर्स था? F3। F3 का ये वाला एरो इधर का है, ये वाला एरो इधर का है। तो पहले तो जो जो मेंबर्स कटे हैं उनके फोर्सेस के नाम लिखें। देखिए, इधर जा रहा था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था F3। ऐसे देखिए, ये मेंबर दिख रहा है ना, दिस एरो इज फॉर दिस ज्वाइंट एंड दिस एरो इज फॉर दिस ज्वाइंट। तो हम इस ज्वाइंट की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज्वाइंट ये है। तो कौन सा एरो लगेगा? F6। ये फोर्स लगा, इसका नाम हुआ F6। बात समझ में आ रही है ना। फिर उसके बाद जरा देखिए,
नीचे वाला हॉरिजॉन्टल एरो, हॉरिजॉन्टल मेंबर, तो एक फोर्स इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये वाला एरो इस ज्वाइंट का है, ये वाला इस ज्वाइंट का है, तो हमें इससे मतलब है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, F5। देखिए इसका नाम क्या है, F5। तो ये हो गया हमारा F5। मेरी बात समझ में आई? ये डायग्राम कैसे बना समझ में आई? ठीक है ना। अब जब ये डायग्राम बन जाएगा, पहले बताइए डायग्राम बना कैसे, बात समझ में आ गया ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं इस वाले पार्ट की स्टडी करता तो इसी डायग्राम को इधर बनाता, इस लाइन के इधर बनाता। मुझे बताइए मेरी बात ये इतनी समझ में आई आपको? बहुत तेजी से चैट बॉक्स में ये डायग्राम कैसे सामने आया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताओ बेटा, कोई समस्या है? मैसेज आएगा तभी आगे बढ़े, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे फिर लौटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये डायग्राम बन गया आपका। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये इसको देखें तो कैसा फोर्स सिस्टम है। जैसे आपने ज्वाइंट मेथड किया था तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट लिया था, इक्विलिब्रियम ऑफ ए ज्वाइंट लिया था। फिर ज्वाइंट को देखने के बाद, हाँ सर, F2 F3 और रोड के एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। F2 और F3, F2 F3, अरे F2 F3 में क्या एक्सप्लेन करना है? जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा उस प्रॉब्लम में ये व्हाइट वाले लोड F2 F3 तो गिवन होगा। जैसे कोई क्वेश्चन देख लें, हम लोगों ने किया था ना, जैसे ये प्रॉब्लम आपने किया था, तो इस प्रॉब्लम को जरा देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो इस क्वेश्चन में ये 40 किलो न्यूटन, ये 50 किलो न्यूटन, ये 60 किलो न्यूटन, ये तो आपको गिवन होंगे। ये लोड लगेंगे ट्रस पे, तभी तो हमें ट्रस में मेंबर निकालना, मेंबर पे फोर्स निकालना है ना। तो F2 और F3 के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाहते हो, आप ये पूछना चाहते हो कि हमने F1 को इधर जो फोर्स लगा था उसको कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इस सेक्शन को जब कट कर दिया गया तो कट करने के बाद जितना पार्ट इधर गया उसको भूल जाइए ना, वो तो बेकार, वो तो चला गया। इस लाइन के इधर जो कुछ गया उसकी जिक्र ही नहीं करनी है, इस लाइन के इधर जो है उसी का जिक्र करना है। तो इसका जिक्र करेंगे तो F2 और F3 हमें गिवन होगा, गिवन होगा तो यहाँ मिल जाएगा। रिएक्शन हम कैलकुलेट करेंगे पहले, है ना, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो थोड़ा सा और स्पष्ट चीजें होने लगेगी, है ना। ये मिल जाएगा। उसके बाद जो मेंबर्स कटे थे हमने उसके फोर्स दिखा दिए। एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है, आप पूछ नहीं रहे हो सकता है, क्या हो सकता है कि सब कुछ तो दिखाया आपने, ये जो F7 था, ये जो F7 कंप्लीट मेंबर था, ये आपने यहां नहीं दिखाया, है ना, ये आपने यहां नहीं दिखाया। ठीक है, आप ये कह सकते हो मुझसे कि सर ऐसा कौन सा गुनाह किया था F7 ने कि जो आपने F7 को यहां नहीं दिखाया, F7 को। ठीक है ना, ये आप पूछ सकते हो। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है बेटा, पहली बात तो ये है कि जो मेंबर कंप्लीट है उनमें फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे, गुंडा ही है, नहीं दिखाएंगे, है ना। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि मेंबर कंप्लीट है, ये मेंबर हमारा कटा नहीं है, कंप्लीट होने के नाते ये सेल्फ इक्विलिब्रियम में है। इस मेंबर पे, जैसे ये मेंबर है, ये कंप्लीट है, ये कटा ही नहीं है, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो मेंबर कंप्लीट है। कंप्लीट मेंबर के फोर्स दिखा के क्या करेंगे हम? क्यों? कुछ भी काम करें, मान लीजिए हमने सिग्मा एफ किया, सिग्मा एफ किया, तो ये दोनों आपस में फोर्स को लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम मूवमेंट लेंगे तो इस फोर्स का मूवमेंट और इस फोर्स का मूवमेंट एक क्लॉकवाइज पैदा करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज पैदा करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों मेंबर, इस जो कंप्लीट मेंबर हैं, उनके फोर्सेस को दिखाने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये बाद में जब भी आप कुछ भी करेंगे, फोर्सेस का सम करेंगे या मूवमेंट का सम करेंगे
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा, एक नेगेटिव, चाहे फोर्स का हो और चाहे मूवमेंट का हो। तो कंप्लीट मेंबर के फोर्स हम नहीं दिखाएंगे, अपने काम को आसान करने के लिए, इससे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आपने इधर लिया होता ना, आप कहते कि बड़े वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो मैं इस मेंबर का फोर्स F2 नहीं दिखाता, इस मेंबर का फोर्स F1 नहीं दिखाता, इस मेंबर का फोर्स F4 नहीं दिखाता। दिखाता क्या? केवल जो मेंबर कटा हुआ है F3, F4, सॉरी F3, F6 और F5, यही दिखाता मैं। तभी मैं कह रहा हूं चाहे इस पार्ट को लीजिए चाहे उस पार्ट को लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो कंप्लीट मेंबर्स हैं उनके फोर्सेस का जिक्र ही नहीं करना है ना। जो मेंबर कट हुए हैं उन्हीं के फोर्सेस देखने हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बड़े पार्ट की स्टडी करें चाहे छोटे पार्ट की स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मुझे बताइए, मेरी बात पहुंची आप तक? जो मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, पहुंची? अब आपने इसको देखा, किसको देखा? ये जो आपने सामने आपके दिख रहा है, अब क्वेश्चन से बाहर आ गए, ये सामने दिख गया, ठीक है ना। इसकी एंगल वगैरह, ज्योमेट्री के एंगल, जैसे मान लीजिए अगर इक्विलैटरल एंगल है, ज्योमेट्री मिली रहेगी, सब मिला रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये फोर्स सिस्टम कैसा फोर्स सिस्टम है, जरा महसूस करें। कॉन्सिडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन आपने लिखा है ना, लिखा, यहां आपने लिखा है कॉन्सिडर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सेक्शन। ये देखिए, जब आप एक सेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि ये जो सेक्शन होगा वो एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगा। क्लियर है ना? और अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो क्योंकि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम है, तो ये सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसलिए इस पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स होती हैं वो क्या होती है, याद करिए। तो आपने कहा हुआ है पहले से ही साहब, वो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होती है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 होती है, सिग्मा एम अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होती है। ये तीन इक्वेशन मिलती हैं जब आपका सिस्टम नॉन कॉन्करेंट होता है। इतनी बात मेरी समझ में आई? जैसे ही नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखेगा ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न आया है, सर ट्रस को कैसे कट करना है ये कैसे पता चलेगा? ट्रस को कैसे कट करना है ये कैसे पता चलेगा? बेटा, ट्रस को ऐसे कट करना है कि केवल 3 लाइनें कटने पाए, है ना? क्या कह रहा हूं मैं? ट्रस को ऐसे कट करिए जिससे ट्रस 2 टुकड़े में हो जाए, लेकिन ऐसा तीर मारिए कि केवल 3 मेंबर कटने पाए। अर्जुन बनिए। क्या करना है? कैसे भी कट करिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, जैसे मन करे वैसे काटिए। बस करना क्या है, 3 मेंबर से ज्यादा ना कटने पाए, है ना? अभी परेशान ना होइए, अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, एक ही ट्रस को 2-3 बार काटेंगे, है ना? तो दिखाई पड़ने लगेगा कि चाहे जैसे काटिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो इस ट्रस को ऐसे, ये भी नहीं कह रहा है कोई कि स्ट्रेट लाइन से काटिए, आप चाहिए तो ऐसे करके गोल करके काट दीजिए। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, है ना? आपके प्रश्न का जवाब यही है, ट्रस को कैसे कट करना है? तो ट्रस को ऐसे कट करना है कि ट्रस 2 टुकड़े में हो जाए, लेकिन उसके केवल 3 मेंबर कटने पाए। ठीक है ना? 3 ही मेंबर क्यों कटने पाए, उस जवाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना? आइए देखा जाए कि 3 ही क्यों कटे, 4 क्यों नहीं कर सकते हैं, 5 क्यों नहीं कर सकते हैं, इस ट्रस को ऐसे कैसे नहीं काट सकते हम? इसका जवाब मिलना चाहिए ना। देखिए, क्योंकि ट्रस को जब कट करेंगे तो हमें एक सेक्शन मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा तो हम उस पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, और जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है,
आपको कुल मिला के कितनी इक्वेशन मिलेंगी? एक इक्वेशन ये मिलेगी 1, एक इक्वेशन ये मिलेगी 2, एक इक्वेशन ये मिलेगी 3, क्योंकि 3 ही इक्वेशन मिलेंगी। और मैथमेटिक क्या कहती है? जितने समीकरण उतने अननोन हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझिए ना, जितने इक्वेशंस होंगी उतने ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ज्वाइंट मेथड में 2 इक्वेशन मिली थी, 1 और 2, तो हमने कहा था केवल 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या कहा गया था? फाइंड ए ज्वाइंट विच हैव ओनली 2 अननोन। ऐसे सेक्शन मेथड में हमें 3 इक्वेशन मिली हैं, तो हम एक बार कट करेंगे तो 3 मेंबर के फोर्स निकाल सकते हैं, 4 के नहीं निकाल सकते हैं, है ना। जब 4 के नहीं निकाल सकते हैं तो हम 4 को काट भी नहीं सकते हैं, 3 ही निकाल सकते हैं तो 3 ही काटेंगे। देखो, क्योंकि हमने 3 सेक्शन को कट किया, 3 मेंबर कट किए, तो हमारे क्वेश्चन में अननोन कितने हैं? F3 अननोन है, F6 अननोन है, F5 अननोन है। F2 तो मालूम है, गिवन है, F3 मालूम है, गिवन है, RD हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो मेंबर कंप्लीट है उनके फोर्सेस को दिखाने का कोई औचित्य नहीं है कि अगर नहीं भी मालूम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस फिगर में कितने अननोन मिले? 1 2 3। कुल मिला के बेटा कहने का मतलब ये है, जितने मेंबर काटोगे उतने ही अननोन मेंबर होंगे, अननोन फोर्सेज होंगे। तो अब फर्ज क्या बनता है हमारा? क्योंकि हम कुछ भी कर ले हमें इक्वेशन 3 ही मिलेंगी, इसलिए ऐसा कट करना है कि केवल 3 मेंबर कटने पाए। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? जल्दी मुझे बता दें, जिससे चले एक न्यूमेरिकल लगाएं, तब ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर कुछ अभी भी ना समझ में आया हो तो एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे उसको प्रॉब्लम करते समय, न्यूमेरिकल करते समय डील कर लें। ठीक है ना, चैट बॉक्स में पूछने में शर्माइए नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। यही प्रॉब्लम फिर से करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने किया था और इसके आंसर्स को निकाल लिया था। इसके आंसर निकाले गए थे ना, ठीक है, इसके आंसर निकाले गए थे, सारे आंसर याद रखिएगा। F3 की वैल्यू आई थी, सारी वैल्यू आई थी, निकाले गए थे। ठीक है, तो चलिए इसी का आंसर, इसी को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन किससे करेंगे? सेक्शन मेथड से करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो सब कुछ साफ कर दूंगा, केवल फिगर ही बचेगा, जिससे कि फिर से बनाना पड़ेगा। रिएक्शन याद कर लीजिए, रिएक्शन आपने निकाला हुआ था कल, इस क्वेश्चन के लिए रिएक्शन निकाल के रखा हुआ है। RA की वैल्यू 72.5 निकली थी और RD की वैल्यू 77.5 निकली थी, RS की वैल्यू 0 आई थी। तो ये रिएक्शंस को हम यूज करेंगे जिससे टाइम बच जाए। इस प्रॉब्लम को पिछले लेक्चर्स में किए गए हैं, आप वीडियो देख लीजिए फिर से। रिएक्शंस हम लोग निकाल के रखे हैं, पिछले प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, ज्वाइंट मेथड से किया था, सेक्शन मेथड से करेंगे। रिएक्शन की वैल्यू हम यूज करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर्स आए हैं मैच करिएगा, यही आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं इसका मतलब हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है ना। चलिए आइए, तो चलिए कुछ सफाई कर दी जाए। ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये हाँ, चलिए ये रिएक्शन हो गया और बाकी हम साफ कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा फिर से। ठीक है, ओके, चलिए प्रॉब्लम बन गई है। आइए, क्वेश्चन क्या था ये समझ लें। ठीक, कुछ चीजें और हटा दें जिससे कुछ क्लियरिटी आ जाए। ये हट गया, 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 ये सब हट गए। अरे यहाँ का तो सपोर्ट ही चला गया है, सपोर्ट बना लेते हैं भाई पहले। सपोर्ट कहाँ गया? ये रहा। ठीक, एक ट्रायंगल हमें बनाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हिंज सपोर्ट था।
यहाँ रोलर सपोर्ट लगा था, यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा था, RH की वैल्यू 0 आई थी। मैं यही कह रहा हूँ, पहला काम क्या किया हमने इसको क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन क्या मिला था हमें, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये मिला था कि एक ट्रस दिख रहा है जो कि परफेक्ट ट्रस था, इस पॉइंट पे 40 किलो न्यूटन का लोड लगा है, इस पे 50 किलो न्यूटन का लगा है, ई पॉइंट पे 60 किलो न्यूटन का लगा है। इस ट्रस के सारे मेंबर 2-2 मीटर के हैं, सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। इधर हिंज सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है। अब कहा गया है फाइंड द फोर्सेज इन ईच मेंबर, सभी मेंबर्स में फोर्स निकालिए। तो पहला स्टेप क्या अपनाया गया था, पहला स्टेप अपनाया गया कि पहले रिएक्शन निकाल लें। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया था, इसका रिएक्शन निकालना था। तो पहला काम क्या किया हम लोगों ने, इसका रिएक्शन निकाला, है ना, जो कि पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये वैल्यू मिल गई, RA की वैल्यू 72.5, RD की वैल्यू 77.5। दूसरा स्टेप क्या किया कि एज्यूम ऑल द मेंबर इन टेंशन, एज्यूम ऑल मेंबर इन टेंशन, सभी मेंबर को टेंशन में मान लिया। तो देखिए येलो कलर से दिख रहा है सारे के सारे मेंबर टेंशन में है, और जो टेंसाइल फोर्स है उसकी वैल्यू F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 है। बात समझ में आ गई। सब में फोर्स निकालना है, ज्वाइंट मेथड से निकाल के देख चुके हैं, सेक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रस को कट किया जाए, कैसे कट किया जाए पता है, केवल 3 लाइनें कटनी चाहिए, केवल 3 लाइनें कटनी चाहिए। ट्रस को ऐसे काटिए, 2 टुकड़े करिए ट्रस के, 2 टुकड़े, और जिससे केवल 3 लाइनें कटनी चाहिए, 3 मेंबर कटने चाहिए। ओके आइए, जैसे अभी किया था वैसे ही कर लें। ऐसे कट किया था, आपको नहीं अच्छा लग रहा है पहले की तरह तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हम लोग जैसे सीखा था वैसे ही कर रहे हैं। देखिए ट्रस को मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। आपकी बार मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से कट करिए, मस्ती में घूमते हुए करिए। देखिए ये मैं कट कर रहा हूं, ये देखिए ऐसे ऐसे करते 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 ये कट कर दिया, दिख रहा है ना। कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से ही काटना है, आपने ऐसे ऐसे काटा, ट्रस के 2 पीस हो गए, आधा पीस इधर गया आधा पीस इधर गया। अब हमारी मर्जी है, इस वाले पार्ट की स्टडी करें या इस वाले पार्ट की स्टडी करें, किसी भी पार्ट की स्टडी करेंगे आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा F2 का, F4 का, F7 का। क्यों, कंप्लीट मेंबर को देखना ही नहीं है। इधर का करेंगे तो F1, F5, F6 का जिक्र ही नहीं करेंगे, इधर को देखेंगे तो F3 का जिक्र नहीं करेंगे। तो हमें एक बार में 3 मेंबर का फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जरा फिर से बताइए, बड़े वाले पार्ट का डायग्राम बनाएंगे छोटे वाले पार्ट का, फिर से आंसर मुझे आपसे चाहिए। आगे का काम बड़े वाले फिगर के साथ करेंगे छोटे फिगर के साथ। बहुत तेजी से चैट बॉक्स में आपका जवाब आना चाहिए। इस पार्ट को बनाया जाए या इस पार्ट को बनाया जाए, मैं दोनों के लिए तैयार हूं, जो आप देखना चाहते हैं मैं वही दिखाऊंगा। आ गया भाई आ गया, क्या कह रहा बच्चा, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, गुड। चलिए स्मॉलर पार्ट की बात करते हैं तो फिगर को हम इधर बनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे जो कुछ मन में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो, और नहीं क्लियर होंगे तो पूछिएगा ना जरूर, शर्माने का बिल्कुल नहीं है, मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। इधर का पार्ट बनाने का मतलब जैसे फिगर बनाए तो वैसे ही बनेगा। एक मेंबर अधूरा, आधा अधूरा मेंबर है ये वाला, क्लियर हुआ। एक अधूरा मेंबर है यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक। दूसरा अधूरा में पूरा मेंबर है, कंप्लीट मेंबर है जो ऐसे जा रहा है, दिखा। एक अधूरा मेंबर है जो ऐसे जा रहा है, और जो ट्रस काटा गया है, काटा गया कैसे गया, तो आपने ये तो कहा कि भैया देखिए ट्रस को ऐसे 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 काट दिया गया, ये तो कटा हुआ है, ठीक है। फोर्सेस दिखा लें, देखिए जो फोर्सेस येलो कलर से दिखाए जा रहे हैं इसका नाम है F2, यही है ना F2। इसका नाम है F4, दिस इज F4, F4, और इसका नाम है F7।
ये 3 फोर्सेस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। F3 का जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फिर वही बात कि मेंबर पूरा कंप्लीट है, तो कंप्लीट मेंबर का कोई मतलब नहीं करने का, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अच्छा, और क्या फोर्स मालूम है? व्हाइट वाला फोर्स जो कि हमें नोन है, गिवन था, ये बना लिया जाए। आइए बना देते हैं। तो एक व्हाइट वाला फोर्स है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ये देखिए ऐसे लग रहा था। कितना है? ये है 50 किलो न्यूटन। बात समझ में आ रही है ना? एक फोर्स और दिख रहा है डी पॉइंट पे, जो कि ऊपर लग रहा है। ये पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट है। यहां पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है जिसको रिएक्शन कहा गया था और आरडी कहा गया था। इस आरडी की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट वाज 77.5। बन गया फिगर? बात समझ में आ रही ना? ठीक है, पूरा कंप्लीट फिगर बन गया है ना? हाँ, एक चीज छूट रही है, एंगल मालूम है तो बना लीजिए। एंगल मालूम है, एंगल कितना है? दिस एंगल इज 60 डिग्री। और कौन सा एंगल मालूम है? तो भाई अगर ये 60, ये 60, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। जो एंगल चाहिए होगा वहां पे, जब जरूरत पड़ेगी तो यहां से देखकर लिख लेंगे। फिलहाल इतनी बातें हो गई, ओके है ना? चलिए, अब जब इतनी बातें ओके है तो हमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, हमें इसी पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है। किसकी? फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मैं थोड़ा सा जगह की दिक्कत आती है, इसको मैं हटा देता हूं और इसको खिसका के थोड़ा साइड में ले आता हूं, यहाँ पे। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। क्या दिखाई पड़ा आपको? क्या दिखाई पड़ा आपको? ये फोर्स सिस्टम है जो कि एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। नॉन कॉन्करेंट। और उससे बड़ी बात है कि ये इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? देखिए, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल दिखने चाहिए, सब हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ये F4 बदतमीजी कर रहा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है बालक? ध्यान से देखिए, इस फिगर में कितना एंगल है? ध्यान से देखिए, इसमें दिखा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल भी इक्विलैटरल है, ये भी 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री का एंगल आपके पास है। इसकी बात हो रही है दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। बात समझ में आ रही है? तो हम इस F4 को रिजॉल्व कर लें तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर चला आएगा नीचे की तरफ। इसको कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? F4 cos 60। इसे क्या कहेंगे? F4 sin 60। अब मुझे इस F4 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब सारे फोर्स क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कहेंगे सिग्मा एफ एस इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या है कि जितने फोर्स इधर होंगे उतने ही फोर्स इधर होंगे। देखिए, लेफ्ट में कितने फोर्स हैं, इस तरफ कितने फोर्स हैं? पूरे पूरे फिगर में F7 है, F2 है और ये कंपोनेंट F4 cos 60। दैट इज F2 दिख रहा है ना? ये वाला फोर्स F2 प्लस ये वाला फोर्स F7 प्लस F4 cos 60 दैट इक्वल टू, उधर कितना है? उधर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। इक्वेशन क्लियर हो गई ना? पहले इक्वेशन मिल गई। फिर बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, दैट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ये क्या कहता है कि जितने फोर्स ऊपर होने चाहिए उतने ही फोर्स नीचे होने चाहिए, मस्ट बी। ऊपर कितने फोर्स हैं? ध्यान दीजिए, ऊपर कितने फोर्स हैं? ऊपर एक ही फोर्स है आर डी। नीचे कितने फोर्स हैं?
तो एक 50 दिख रहा है और F4 का कंपोनेंट F4 sin 60। तो आप क्या लिखेंगे, नीचे क्या क्या है, नीचे है F4 sin 60, नीचे प्लस 50 भी नीचे ही है, ऊपर क्या क्या है, एक 4 से 77.5। देखिए यहां से साफ साफ दिख रहा है कि F4 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो आप लिखेंगे F4 sin 60 इज इक्वल टू 77.5 माइनस 50, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 27.5, और sin 60 डिवाइड कर दिए, कैलसी उठाइए, कैलसी उठाइए, देखिए 27.5 डिवाइड बाई sin 60, ये वैल्यू आ रही 31.75। तो जरा एक बार चेक करिए, कल जब प्रॉब्लम की गई थी तब भी क्या 31.75 आया था? भाई मेरे पास तो आंसर आया, अभी वाला आंसर सेक्शन मेथड से किया गया, तो एक आंसर तो ऐसे ही खेलते खेलते निकल गया, मजाक मजाक में निकल गया, आ गया। क्लियर हुआ? जरा एक बार चेक करिए, क्या जब ज्वाइंट मेथड से किया गया था तो F4 की वैल्यू यही आई थी? मैंने तो साफ कर दिया, मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको याद होगा या कहीं नोट किया हो। यस या नो, यही आंसर आया था, कुछ बदल के आया था? तो चेक करिए, तब तक मैं अगली क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है, आप कहेंगे तीसरी क्वेश्चन क्या है, सिग्मा m अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। ये क्या कहते हैं साहब, ये कहते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लीजिए तो वो कुल मिला के 0 आना चाहिए। कैसे आएगा, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर हम प्लस ले लें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस ले लें, उनको जोड़ दें, तब भी ये 0 आएगा। बड़ा आंसर नहीं आया अभी तक क्या? कल प्रीवियस लेक्चर में भी 31.75 आया था, जरा बताइएगा, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं आया होगा, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं, मोमेंट लेते हैं। यही एक मोमेंट वाला काम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी में आप थोड़ा घबराते हो, मोमेंट लेने से बचना चाहते हो, इसलिए ज्वाइंट मेथड यूज करते हो, क्योंकि ज्वाइंट मेथड में मोमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। आइए, तो मोमेंट के लेने के लिए इस फिगर को थोड़ा सा मैं अपने नजदीक लाना चाहता हूं, यहाँ पे, हाँ ठीक है। आइए देखा जाए मोमेंट कहां लिया जाए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। सेम आंसर, सेम आंसर है, इसका मतलब ज्वाइंट मेथड और कहते हैं सेक्शन मेथड मैच करते हैं, है ना, कोई गड़बड़ बात नहीं है ना, सही मेथड है। चलिए अब क्या करना है, मोमेंट लेना है। मोमेंट कहाँ लेना है ये तय करना आपका काम है ना, कहीं भी ले सकते हैं, मैथमेटिक के हिसाब से, मैकेनिक्स के हिसाब से, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो लॉजिक क्या है, कोशिश करिए हमेशा की तरह कि मूवमेंट वहां से लिया जाए जहां पे सबसे ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हो, मैक्सिमम फोर्स कहां से गुजर रहे हैं, या जहां आपको ज्यादा गंदगी दिखाई पड़ रही हो, जहां लग रहा हो कि जहां के फोर्सेस को समझना मुश्किल है, क्यों, वहीं ले लेंगे तो मूवमेंट 0 हो जाएगा उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर है कि हम मूवमेंट इसी सी पॉइंट पे ले लें, यहाँ ज्यादा खिचड़ी दिखाई पड़ रही है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट सी पॉइंट पे लिया जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, तो यहां मैं लिख रहा हूं मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, और केवल एक ही सोच रहा हूं कि सी पॉइंट पे कुछ ज्यादा गंदगी है, उससे बचना चाहता हूं। हमने मोमेंट अबाउट पॉइंट सी ले लिया, ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट पे मोमेंट यहां लेना है अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट पे जब पहुंचते हैं दिखाई क्या पड़ता है, 50 का फोर्स यहीं से गुजरा, मोमेंट खत्म, 0। F2 यहीं से गुजरा, मोमेंट खत्म, 0। F4 कहे या उसके कंपोनेंट कहे, वो दोनों यहीं से गुजर रहे हैं, उनकी सारी बातें खत्म। तो बचता क्या है, बचता है केवल F7 और RD। बहुत ध्यान से देखिएगा, केवल F7 और RD, ठीक है। आइए तो पहले देखें कि F7 का मोमेंट कितना होगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये हो गया,
और अगर कोई कहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये देखिए मैंने ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ना, रेड लाइन वाली, ये मालूम करना पड़ेगा। कहां से मालूम चलेगा, है ना? आइए आइए देखें, बहुत ध्यान से देखिए। ये मालूम चलेगा हमको, ये जो डायग्राम कहाँ चला गया क्वेश्चन वाला, ये देखिए यहां से, इसको गौर से देखिए, गौर से, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना? तो कहां से मालूम चलेगा, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं। कौन सा रेड कलर से क्या बनाया गया था, तो रेड कलर से आपने कहा था सर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकलेगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, 2-2 मीटर की है। तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, इसको आधा कर देगा, 1-1 मीटर हो जाएगा। अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, कौन सा ट्रायंगल, देखिए आपके सामने बन रहा है, ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और इसने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? ये हमको निकालना है, मान लेते हैं एक्स है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 2 का हाफ हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60। ये तो हुआ ना, यही तो हुआ ना, ठीक है। अब जरा सोचिए इसमें क्या लगा दें, 60 के लिए ये लंब है, ये आधार है। तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैं इसमें tan 60 अप्लाई कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार x/1, यही हुआ ना, लंब बटे आधार। तो x की वैल्यू हो गई tan 60। तो क्या लिखना है, tan 60, कहाँ गया tan, अरे ऑन हो जाओ भाई, tan 60 आ गई 1.73, x की वैल्यू आ गई 1.73 मीटर। ये आपने x निकाल के रख दिया। और भी एक तरीका था, आप चाहते तो पाइथागोरस लगा लेते। कैसे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो 2 मीटर होगा, 2 मीटर 1 मीटर, आप पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल दीजिए। कई मेथड हैं, जब विज्ञान मालूम है, मैकेनिक्स आपको समझ में आई है, तो कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये हाइट मिल गई, x की वैल्यू 1.73। बात समझ में आ गई ना, x की वैल्यू आ गई 1.73। बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया जी, ये जो रेड लाइन से बनाया गया है, ये x की वैल्यू है 1.73, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2 का हाफ हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, है ना? बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। अब मोमेंट दे देते हैं, काम खत्म। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, देखिए जरा, F7 इंटू 1.73 कैसा मूवमेंट होगा, सी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज, तो प्लस का लेंगे, क्या लिखेंगे, F7 इंटू 1.73 प्लस का। अब जरा आरडी को देखिए, तो आरडी फिर देखिए, फिर इस फिगर को बड़ा करता हूं मैं आपके लिए यहां पर लाके। आरडी फोर्स ये जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो ऐसा करते हैं कि ये कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर। ये देखिए डी से एक लाइन ये जा रही है, दिख रही है ना, थोड़ा सा कम दिख रही होगी, हाँ दिख तो रही है, ठीक है। चलिए, डी से डी की ये जो फोर्स आर डी है, इसका फोर्स ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक चाहिए, सी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ये होगी, 1 मीटर। बात समझ में आ गया ना, तो भी 1 मीटर हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इंटू डिस्टेंस कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया माइनस का, मेरी बात समझ में आई ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माइनस का, माइनस क्या, 77.5 इंटू 1, और कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वल टू 0। यहां से F7 मिल रहा है, क्या वैल्यू आ रही देखो जरा, तो 77
0.5 डिवाइड बाई 1.73, मुझे मिल रहा है 44.79 किलो न्यूटन। एक आंसर और मिल चुका है, एक आंसर और मिल चुका है। ठीक है, क्या ये भी आंसर वही पिछला वाला ही आ रहा है, सेम आंसर? चेक कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कुछ पॉइंट वॉइंट का आगे पीछे हो, है ना, डेसिमल का कुछ हल्का सा आगे पीछे हो, लेकिन मेजर वैल्यू वही आ रही होगी। देख लीजिए, अगर ऐसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, दो निकल गए, तीसरा बचा है, तो क्या करें, चलते हैं पहले इक्वेशन में। पहले इक्वेशन चलते हैं। देखिए, F4 की वैल्यू निकल चुकी है, तो F4 की वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया जाए। F7 की वैल्यू निकल चुकी है, तो इस F7 की वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया जाए, तो बचेगा F2। अब F2 निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए F2 निकाल लेते हैं ध्यान से। कैसे, इन दोनों वैल्यू को यहां जब पुट करेंगे तो F2 निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? F2 यहां देखिए, मैं F2 निकाल रहा हूं। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का F7 माइनस का F4 cos 60, माइनस का F7 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 44.79, माइनस F4 की वैल्यू है 31.75, जरा सॉल्व किया जाए। 44.79 माइनस 31.75, ये भाई मेरे पास आ रहा है 60.67 माइनस 60.67 किलो न्यूटन। एक बार जरा आंसर को चेक करिए, क्या सारे आंसर वही हैं या कहीं कुछ गड़बड़ हुई है? सेम आने चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक की गारंटी मैं लेता हूं। बताओ बेटा, सेम आंसर आ रहे हैं? तीनों आंसर निकाल दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो, सेम सेम सब आ रहा है, सबसे सही आ रहा है। तो ये इस तरीके से हमने तीन आंसर निकाल दिए। अच्छा, इस सेक्शन मेथड के बारे में कुछ नुकसान फायदे सोच लें। देखिए, एक फायदा तो ये है, ज्वाइंट मेथड में एक ज्वाइंट को सॉल्व करते हैं, दो आंसर मिलते हैं। हर ज्वाइंट को सॉल्व करते करते दो मिलते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक सेक्शन को सॉल्व करते हैं, तीन मिलते हैं। तो देखा जाए तो थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी जल्दी निकलेगा। एक सेक्शन करके करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम करेंगे, तीन आंसर मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो थोड़ा फास्ट है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब कॉपी पे करने आप बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि ये मेथड अच्छा है ना। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान वहां पे था, यहाँ सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा नुकसान क्या था ज्वाइंट मेथड में? सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ज्वाइंट मेथड एक चेन टाइप की काम था। एक ज्वाइंट सॉल्व करेंगे, उसका आंसर जो आएगा दूसरे ज्वाइंट में यूज करेंगे, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा तीसरे में यूज करेंगे। अगर बाय द वे कहीं एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा पूरा ट्रस्ट चौपट हो गया, सब खत्म हो गया, स्वाहा हो गया, है ना। सेक्शन मेथड में मजा है। कैसे मजा, ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई है? पहले तो ये बात समझ में आ गई है, इसमें कुछ पूछना है किसी को तब आगे बढ़ें। ये बात मुझे आपको समझा पाया हूं मैं क्या? एक बार जरा मुझे बताएं। एक सेक्शन मैंने सॉल्व किया है, ऐसे ही दूसरा भी करेंगे, है ना। यहां तक बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ा जाए। भाई चैट बॉक्स में स्लो मत रहा करिए। ओके, ठीक है। तो अब जरा इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए क्या है। सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ज्वाइंट मेथड में हम लोग एक एक ज्वाइंट सॉल्व करते थे, एक ज्वाइंट का आउटपुट दूसरे ज्वाइंट के इनपुट में यूज करते थे। इसमें मजेदार चीज क्या है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने इसको जब
अभी इसको मैंने कट किया था, कैसे कट किया था, तो आपने कहा था कि ऐसे कट किया था, ऐसे कट करके F2, F4 और F7 के आंसर निकाल लिए थे। अब दोबारा जब कट करने चलेंगे तब की बार इसको हम ऐसे कट कर लेंगे, इधर से ऐसे कट किया। फिर प्लस के दो पार्ट हो गए, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। फिर आपकी मर्जी है कौन से पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे, स्मॉलर पार्ट को या बिगर पार्ट को, आप जानिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे नए, मतलब फ्रेशली, बिल्कुल बिल्कुल नया नया आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, F2 का, F5 का और F6 का। हमें पिछले सेक्शन से किसी भी आंसर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। F2 का आंसर दोबारा मिलेगा। F2 का आंसर देखिए, इसको ऐसे कट किया तो भी F2 है, आ रहा है, शामिल है उसमें, ऐसे कट किया तो भी F2 शामिल है। मतलब F2 का आंसर हमें दो बार मिलेगा। फायदा क्या हुआ, अगर दोनों बार F2 का आंसर सेम हो गया, इसका मतलब हमारे दोनों सेक्शन हमने सही सॉल्व किए हैं, एक फायदा ये मिल गया। दूसरा, हमने F2 की वैल्यू यहाँ यूज नहीं किया है, नया नया निकाला है। तो इसमें अगर कोई मिस्टेक भी हो चुकी है पिछले वाले सेक्शन को सॉल्व करने में, तो वो मिस्टेक आगे ट्रांसफर नहीं होगी। ज्वाइंट मेथड में एक ज्वाइंट का मिस्टेक दूसरे ज्वाइंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फायदा इसका है। ठीक, तो अब आज मैं आपको एक काम देके यहां से जाऊंगा। अभी मैंने इसको ऐसे कट करके सॉल्व किया, हम डायग्राम बना देते हैं। इस ट्रस को ऐसे कट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, ट्रस को ऐसे कट किया और इस सेक्शन को लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे आप लोग, और F2 की वैल्यू जो पहले आई थी उतना ही आनी चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो आप समझिएगा कि आपका आंसर सही है। ठीक है, मैं आपके लिए FBD बना के यहाँ जाऊंगा, डायग्राम बना के जाऊंगा। कैसे, स्मॉलर पार्ट का बना रहा हूं, इस लाइन के इधर नहीं, इस लाइन के इधर वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखा जाए। आइए देखते हैं मेंबर्स क्या क्या है। एक ज्वाइंट है B, ये ज्वाइंट B है, एक मेंबर ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक ज्वाइंट मेंबर ये जा रहा है, एक कंप्लीट मेंबर ऐसे करके है। ठीक है, और यहां से एक मेंबर ये जा रहा है। कट कैसे किया गया है, तो कट तो पता है कैसे किया गया है, इसको कट ऐसे किया गया है, ये किया गया है ना। ठीक, फोर्सेस देख लें, कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ज्वाइंट हमारा B है, दिस ज्वाइंट इज B। इस पे फोर्स क्या लगा है, 40 किलो न्यूटन। दिस फोर्स इज 40 किलो न्यूटन। ठीक है, ये ज्वाइंट है A, इस पे फोर्स लगा है रिएक्शन, जो आपने कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू है RA, कितनी है, 72.5 किलो न्यूटन। बाकी फोर्सेस क्या हैं जो येलो कलर से हैं, ये आपको निकालना है, क्योंकि मेंबर कट गया ना, F2, ये आपको निकालना है क्योंकि मेंबर कट गया ना, इसका नाम है F5। ये आपको निकालना है क्योंकि मेंबर कट गया है, इसका नाम है F6। अच्छा, F1 की चर्चा क्यों नहीं करेंगे, तो बार बार कहा जा रहा है कि जो मेंबर कंप्लीट है, कंप्लीट मेंबर अगर आपको मिलता है तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, उसके सारे फोर्सेज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके सामने एक FBD बन के आ गई है। एंगल की बात कर लें तो पिछली बार की तरह ही ये वाला एंगल 60 का है, ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी 60 का होगा। सब कुछ आपके सामने है, जैसे इधर सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप आंसर निकालेंगे F2 का, F5 का और F6 का। अगर F2 का आंसर पिछले वाले से मैच कर जाता है तो खुश हो जाइएगा कि आपने सही किया है। ठीक है, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करूंगा मैं, और इसको कल आप करके आएंगे और फिर हम भी करेंगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम और करेंगे, थोड़े बहुत कुछ और काम बचा है इसमें, वो देखा जाएगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि कल खत्म हो जाए, नहीं तो एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है ना, फिर ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही मस्त रहिए।